अरे हाँ तुम ही यार। क्या आपको मैट्रीज, सच्चे अपराध, खतरा और पहेलियां पसंद है? अगर हाँ तो फिर आप सही जगह पर आ गए हैं। मौत को मात देने वाले फैसलों से लेकर कुछ गंभीर अपराध को सुलझाने तक समय आ गया है कि आप YouTube के सबसे महान जासूस की भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि हम दिमाग घुमा देने वाली पहेलियों से निपटने जा रहे हैं और शायद सदियों के इन मामलों को हम आज सुलझा पाएं। इस साप्ताहिक ग्रेट डिटेक्टिव ब्रंच पार्टी से हम शुरुआत करते हैं, जिसमें एक महान जासूस के रूप में भाग लेने के लिए आप उत्साहित दिखाई देते हैं। आप एक शानदार लंच का आनंद अपने साथी जांचकर्ताओं बेनोइट, जेसिका और कोलंबो के साथ में कर रहे हैं। तभी अचानक एक ट्रेजेडी हो जाती है। सिर्फ एक पल के लिए नजर हटाने के बाद आपको एहसास होता है कि किसी ने आपके द्वारा लाया गया पूरा केक खा लिया, और मैं दावे से कह सकता हूँ कि आपके लिए एक भी टुकड़ा भी नहीं छोड़ा। वहाँ मौजूद तीनों जासूस तुरंत एक दूसरे की तरफ उंगली उठाने लगते हैं। कोलंबो चिल्लाता है, मैंने केक नहीं खाया और मैं हमेशा सच बोलता हूँ। जेसिका विनती करती है, कोलंबो नहीं खाया है, अब वो झूठ बोल रहा है और मैं निर्दोष हूँ। बेनोइट मुंह तोड़ जवाब देता है, जेसिका नहीं खाया है, वो झूठी है। अब आपकी महान जासूसी गट आपको बताती है कि इन तीनों में से सिर्फ एक ही झूठ बोल रहा है, और आपकी गट कभी भी गलत नहीं होती। इस बात को ध्यान में रखते हुए बताओ, केक किसने खाया? चलिए स्टेटमेंट को एक बार फिर से देखते हैं। याद रखें कि आपकी गट आपको बता रही है कि तीनों में से सिर्फ एक ही झूठ बोल रहा है, तो इसे ध्यान में रखते हुए झूठी अवश्य जेसिका ही होगी, है ना? क्योंकि अगर वो सच बोल रही होती तो इसका मतलब होता कि कोलंबो और बेनाइट दोनों ही झूठ बोल रहे हैं। ये तो हो गया इस रहस्य का पर्दाफाश। जैसे ही आप सभी इस बात पर हंस रहे होंगे कि ये कितना आसान और मजेदार था, इसलिए बटलर आप सभी के लिए एक कॉल लेकर के आता है। इससे पता चलता है कि दूसरी तरफ एक नया ग्राहक है जिसके पास एक हत्या का मामला है। आप और बेनोइट दोनों ही एक समय पर इसका दावा करते हैं। अब पुराने दोस्त होने के नाते आप ड्रिंक के साथ चीजों को निपटाने का फैसला करते हैं। जो अपनी ड्रिंक तेजी से खत्म करेगा वो जीत जाएगा। दुर्भाग्य से आपके पास एक बड़ा वाइन का ग्लास है और बेनोइट के पास एक छोटा शॉट ग्लास। चीजों को निष्पक्ष बनाने के लिए आप और बेनोइट एक टेबल पर दोनों ग्लास रखकर शुरुआत करते हैं, और किसी भी खिलाड़ी को दूसरे खिलाड़ी के ग्लास को छूने या हिलाने की अनुमति नहीं है। अब बेनोइट आपको गेम खेलने के 3 तरीके ऑफर करता है। ए, आप एक साथ पिएंगे और जो कोई पहले अपना ग्लास नीचे रखेगा वो जीत जाएगा। बी, समय नोट करते हुए आप पहले पिएंगे और बेनोइट आपके ग्लास नीचे रखने के बाद पी सकता है। सी, समय नोट करते हुए बेनोइट पहले पिएगा और आप उसके ग्लास नीचे रखने के बाद पी सकते हैं। अब अगर आप बेनोइट को हराना चाहते हैं तो आप इनमें से कौन सा नियम चुनेंगे? हालांकि यहाँ जीतना असंभव लग सकता है, लेकिन इसका उत्तर है कि अलग से पियो और पहले पियो। आप अपना समय अपनी ड्रिंक पीने में और वाइन के मजेदार फ्लेवर का आनंद लेने में बिताओ, और एक बार जब आप इसको खत्म कर लें तो आप अपना ग्लास बेनोइट के शॉट ग्लास के ऊपर उल्टा रख दें। क्योंकि खेल के नियम ये बताते हैं कि कोई भी खिलाड़ी दूसरे के ग्लास को नहीं छू सकता है, इसलिए बेनोइट अब अपनी ड्रिंक तक नहीं पहुंच सकता और इसलिए खेल जीत ही नहीं सकता। बेनोइट आपकी पीने की महान स्किल को बधाई देगा और विनम्रता पूर्वक अपनी हार स्वीकार करेगा। सारा मामला आपका हुआ भाई। मामला शुरू करने के लिए आपको शहर के बाहरी इलाके में एक बड़ी हवेली में जाना होगा। ग्राहक घबराया हुआ लग रहा था, इसलिए समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको अपनी मंजिल तक कैसे यात्रा करनी चाहिए? ए, आप अपनी घिसी पिटी कैथोलिक को जितनी जल्दी हो सके शहर से होकर ले जाएंगे। बी, आप कोलंबो की साइकिल उधार लेंगे और उपनगरों से होकर शॉर्टकट लेंगे। सी, आप बस स्टॉप पर इंतजार करेंगे और पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेंगे। यहाँ एकमात्र विकल्प बस है, क्योंकि याद रखें आपने अभी तक शराब का एक भी बड़ा ग्लास खत्म किया है। ये मामला महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन ये सड़क सुरक्षा इतना महत्वपूर्ण नहीं है। क्या आप जानते हैं कि और क्या महत्वपूर्ण है? नीचे दिए गए उन लाइक और सब्सक्राइब बटन को दबाना। अगर आपको ये आखिरी वाला समझ में आ गया है तो मुझे बताएं, ये थोड़ा सा गुप्त था। खैर चलिए अगली पहेली पर चलते हैं। ये सफर लंबा है लेकिन काफी शांतिपूर्ण है, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक आप खिलखिलाने की आवाज न सुन लें। आसपास देखने पर आपको 2 लड़के दिखाई देते हैं जो आपकी ओर इशारा करके हंस रहे हैं। उन दोनों के घुंघराले लाल बाल, झाइयां और हरी आंखें हैं।
उन्हें देखकर ये भी लगता है कि उनकी हाइट, उम्र और चेहरे की विशेषताएं एक जैसी हैं। पर आप दोनों से ये पूछने का निर्णय लेते हैं, क्या वो जुड़वा हैं? नहीं। उनमें से बाईं ओर वाला लड़का कहता है, जो कि हंसता है, तुम्हें ये समझ नहीं आएगा, हम एक जैसे दिखते हैं और हमारा लास्ट नेम भी एक जैसा है, लेकिन हम जुड़वा नहीं है। दाहिनी ओर वाला शर्माते हुए एक और बात जोड़ता है, हमारा जन्मदिन भी एक ही दिन का है और हमारे माता पिता भी एक हैं। आप दो लड़कों द्वारा मूर्ख बनाए जाने का आनंद ना लेते हुए इस रहस्य को सुलझाने का निर्णय लेते हैं। इसलिए ए, क्या हंसने वाला लड़का झूठ बोल रहा है? बी, शर्मीला लड़का झूठ बोल रहा है? या सी, वो दोनों सच कह रहे हैं? अब वापस उन पर हंसते हैं। उत्तर स्पष्ट है, वो दोनों सच कह रहे हैं। अगर लड़के जुड़वा नहीं हैं तो वे ट्रिपलेट्स होंगे, बस उनका तीसरा सिबलिंग अभी उनके साथ नहीं है। ये बात उनको बताते हुए दोनों लड़के थोड़ा सा शांत हो जाएंगे और आप शांति से बाकी यात्रा का आनंद ले पाएंगे। दुर्भाग्य से आप एक बार फिर डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे और इस बार अजीब उबड़ खाबड़ सवारी से आप जाकर ड्राइवर से पूछेंगे कि समस्या क्या है। हालांकि इससे पहले कि आप कुछ कह सकें, ये बस एक कोने में घूमती है और आपको एक भयानक दृश्य देखने को मिलता है। सड़क के एक किनारे पर पिल्लों की परेड के बीच में स्काउट लड़कियों का ग्रुप खड़ा है। सड़क की दूसरी तरफ संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति आइसक्रीम का आनंद लेते हुए खड़े। बस तेजी से चल रही है। आपके पास टाइम है कि आप ड्राइवर पर चिल्ला कर कहें कि मारो, लेकिन क्या? अरे ब्रेक! आप उन्हें और क्या मारने को कहेंगे? हाँ, बस तेजी से आकर रुकती है और राष्ट्रपति, गर्ल स्काउट्स और पिल्ले सुरक्षित बच जाते हैं। शुक्र है कि बस वहीं पर रुकी जहां इसे रुकने की आवश्यकता थी। यहाँ से मंजिल बस थोड़ी दूरी पर है भाई। आप एक रेप्यूटेड घोड़ा ब्रीडर की विशाल हवेली में रिच अंकल शेवल के पास पहुंचते हैं। वो आपके अमीर चाचा नहीं है, बल्कि उनका पूरा नाम रिचर्ड अंकल शेवल है। आप उसे हवेली के बाहर एक खंबे से घोड़ा बांधते हुए देखते हैं। वो आपकी ओर मुड़ता है। वो लंबा और प्रभावशाली है और आपका स्वागत जोर से हाथ मिलाकर करता है और कहता है कि इतने महत्वपूर्ण मामले में आप पर भरोसा करने से पहले उसे आपकी डिटेक्टिव क्षमताओं का परीक्षण करना होगा। वो 3 जानवरों को बाहर लाता है और पूछता है कि इनमें से कौन सा प्राणी मेरी हवेली से ऊंची छलांग लगा सकता है। वहां मौजूद थे ए, एक सुंदर अच्छी तरह से तैयार घोड़ी, बी, एक बड़ा मसलदार घोड़ा, सी, एक छोटा सा बेवकूफ दिखने वाला गधा। आपने देखा कि इसकी हवेली कम से कम 30 फीट ऊंची है, तो आपका जवाब क्या होगा? एक पल के लिए प्रश्न पर विचार करने के बाद इसका उत्तर आपके सामने खुद प्रकट हो जाता है। वे सभी जीव शेवल की हवेली से ऊंची छलांग लगा सकते हैं, क्योंकि उसकी हवेली तो कूद ही नहीं सकती। शेवल सर हिलाता है और उसकी ठुड्डी पर हाथ फेरता है। बहुत बढ़िया, उसने कहा, बहुत खूब। शेवल ने आपको बताया कि इस साल की शुरुआत में उनके घर से कुछ चमचमाते गहने चोरी हो गए थे। हालांकि वो चोरी की सही तारीख नहीं जानता है। वो सिर्फ ये जानता है कि इसके लिए उसके दोस्तों में से या तो क्लारा, बेन या रॉल्फ जिम्मेदार है। ये तीनों ही वे लोग हैं जिन्हें शेवल ने अपने चमचमाते गहनों वाले कमरे में जाने की अनुमति दी। ये एक ऐसा कमरा था जो सभी अमीर लोगों के घरों में कहीं ना कहीं होता है। वो इन तीनों के साथ इस साल में 3 बार मिले और हर बार उनकी एक तस्वीर ली। ये तस्वीर फरवरी में ली गई थी, ये तस्वीर अप्रैल में ली गई थी और ये वाली तस्वीर जून में ली गई थी। आपको लगता है कि इन तस्वीरों से आप पता लगा सकते हैं कि चमचमाते गहने किसने चुराए? क्या ये क्लारा, रॉल्फ या बेन था? जवाब है क्लारा। दूसरी तस्वीर में जो अप्रैल में ली गई थी उसमें साफ दिखता है कि क्लारा गर्भवती है। हालांकि फरवरी में गर्भावस्था के कोई संकेत नहीं है, जो सिर्फ 2 महीने पहले की तस्वीर है, और जून में वो वापस से वैसी दिख रही है जैसे वो फरवरी में थी। इससे आपको स्पष्ट होता है कि ये उस दूसरी तस्वीर में अपने स्वेटर के नीचे चमचमाते गहनों की तस्करी कर रही है। आपके अनुमान सुनने के बाद शेवल रुक सा जाता है। वो गुस्से में देखता है, लेकिन ये आप नहीं बता सकते कि सामान चुरा जाने की वजह से था या फिर इसलिए उसने 2 और 2 को एक साथ नहीं रखा। वो कहता है कि उसे कार्रवाई करने के लिए कुछ समय चाहिए और इसी बीच उसकी संपत्ति में घूमने के लिए आपका स्वागत है।
आप घोड़ों को सहलाने और धूप में चलने का आनंद लेते हैं। जैसे ही बादल गिरते हैं, बारिश होने लगती है, तो आप तय कर लेते हैं कि अब घर जाने का समय हो चुका है। एक सीधे मामले से ज्यादा संतोषजनक और कुछ भी नहीं है ना? अरे भाई, थोड़ा जल्दी चिल्ला दिया। हाँ आपको शेवल के घर से खून जमा देने वाली चीख सुनाई देती है और आप जांच करने के लिए दौड़ पड़ते हैं। जब आप सामने के दरवाजे पर पहुंचते हैं तो शेवल की नौकरानी मैगी बताती है कि चीख ऊपर से आई थी। दुर्भाग्य से ऐसा लगता है कि तूफान ने बिजली की तारें तोड़ दी हैं और वो अंदर जाने से बहुत डर रही है। सामने का दरवाजा घबरा कर खोलते हुए आप एक माचिस निकालते हैं, पर अंदर सिर्फ एक तीली बची हुई है। कमरे के चारों ओर देखने पर आप मुश्किल से पास की शेल्फ पर एक मोमबत्ती देख पाते हैं। आपके पैरों के पास फर्श पर एक लालटेन भी है और दीवार पर एक पुरानी लेकिन बड़ी मशाल पकड़े हुए स्कोन्स भी है। सवाल यह है कि इस मुश्किल घड़ी में आपको सबसे पहले क्या जलाना चाहिए? अरे तीली यार, आप इसके बिना और कुछ नहीं जला सकते। फोयर पर प्रकाश डालते हुए आप आखिर में सीढ़ियों से होकर उस दिशा में जाते हैं जहां से चीखने की आवाज आई थी। लेकिन तभी रोशनी वापस चमकने लगती है और आप अपने आप को एक बड़े स्टडी रूम में पाते हैं। यहाँ फर्श पर एक महंगा गलीचा होता है। किताबों की अलमारियां इतिहास से लेकर विश्व विज्ञान तक की किताबों से भरी हुई हैं। उनमें से एक किताब कुर्सी के पास एक टेबल पर बुकमार्क के साथ खुली है और यहाँ तक कि एक बढ़िया ब्रांडी कलेक्शन भी है। हालांकि वहाँ शेवल का कोई निशान नहीं है। यहाँ बस एक बड़ा अजीब बिना हैंडल वाला दरवाजा कमरे के पिछले तरफ है, जिसके बगल में एक छोटा सा स्लॉट है। कोने में झांकते हुए मैगी कहती है कि उसे नहीं पता कि वहाँ पर क्या है और वो कभी भी इसके अंदर नहीं जा पाई है। इस कमरे में कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ पर आखिर है क्या। आपको ऐसा लगता है कि ये आपको उस दरवाजे के पार ले जाएगा, लेकिन वो है कहाँ? ए गलीचा, बी किताबें, सी टेबल, डी ब्रांडी। खैर, ये गलीचा, ये किताबें और ब्रांडी सभी नॉर्मल नजर आते हैं, लेकिन टेबल को करीब से देखने पर कुछ संदेहजनक महसूस होता है। इस किताब में एक मोड़ा हुआ पेज है। इसे पढ़ने वाले ने पेज को फोल्ड करके रखा है ताकि वो याद रख सके कि वो किस पेज पर था। पर उसने बुकमार्क का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? क्योंकि ये बुकमार्क बिल्कुल भी नहीं है। ये एक की कार्ड है। आप दरवाजे के पास वाले स्लॉट से की कार्ड को स्वाइप करते हैं और वो खुल जाता है। आप अब दूसरे गुप्त स्टडी रूम में प्रवेश करते हैं। शेवल को अपना अकेलापन वाकई पसंद आता होगा। कमरे के एंड पर एक बड़ी टूटी हुई खिड़की है। बाहर देखने के लिए दौड़ते हैं। आपको नीचे एक तेज गति से बहती हुई नदी दिखाई देती है। कमरे के बीच में एक कुर्सी है जिसके सामने एक पुराना टीवी और कैमकॉर्डर सेटअप है, जिसकी सीट पर एक वीडियो टेप रखा हुआ है। डर से थरथराते हुए आप टीवी में टेप लगाते हैं और प्ले बटन दबाते हैं और शेवाल का एक वीडियो तुरंत शुरू हो जाता है। वो बताते हैं कि अपने चमचमाते गहनों के बिना वो फाइनेंशियल रूप से बर्बाद हो गया है। उसके पास एकमात्र विकल्प खिड़की से छलांग लगाना है। वो माफी मांगते हुए कैमरा से दूर चला जाता है और हालांकि ये घटनाओं का एक दुखद मोड़ जैसा लगता है, लेकिन इसके बारे में कुछ बातें आपको सही नहीं लगती। यहाँ कौन सी चीज का कोई मतलब नहीं है? ए वीडियो टेप, बी टूटी हुई खिड़की, सी टीवी और कैमकॉर्डर, डी मौसम। चलिए इन सब पर नजर डालते हैं। मौसम। खैर, ये तो मौसम है, इसमें कुछ भी अजीब नहीं है। ये टीवी पुराना है और कैमकॉर्डर भी पुराना है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे पता चल सके कि इस सेटअप के साथ छेड़छाड़ की गई है। टूटी हुई खिड़की से कुछ समझ आता है, इसे खोलने का कोई तरीका ही नहीं था और ये कांच अंदर से ही तोड़ा गया है। क्योंकि फर्श पर कांच का कोई भी टुकड़ा नहीं है, इसलिए कोई भी अंदर नहीं आया है। लेकिन टेप का क्या? शेवाल ने जो संदेश छोड़ा था वो उनके ऑफ स्क्रीन चलने के साथ समाप्त हो जाता है। लेकिन अगर ऐसा है तो इसे शुरुआत में किसने दोहराया? इसे किसने बाहर निकाला और कुर्सी पर रख दिया? इसका मतलब है कि शेवल के कूदने के बाद किसी और ने उसके साथ छेड़छाड़ की या उसे कूदने के लिए मजबूर किया था। खिड़की से फिर से बाहर झांकने पर आप देखते हैं कि नीचे की नदी के किनारे कुछ ऐसा है जिसे आप ठीक से देख नहीं सकते। शायद ये कोई सुराग है। आप ये देखने के लिए नीचे दौड़ लगाते हैं, पर जब आप नदी के किनारे पहुंचते हैं तो आपको एहसास होता है कि आपने जो देखा वो रस्सी है। क्या यहाँ कोई चढ़कर गुप्त कमरे तक पहुंचा था? पता नहीं, पर आप इसे अपने साथ ले जाते हैं। अब आप घर के पीछे मौजूद नदी के तले पर खड़े हुए हैं। ये एक रस्सी के पुल जैसा दिखता है जो कभी नदी के दोनों किनारों से जुड़ा हुआ था।
लेकिन दूसरे छोर से किसी ने इसको काट दिया। आप तैरकर पार जाने के बारे में सोचते हैं, लेकिन पानी बहुत तेज चल रहा है। इस स्थिति में मदद के लिए आपके पास सिर्फ वो रस्सी है जो आपको अभी मिली है। आप दूसरी तरफ पेड़ से जोड़ने की सोचते हैं, लेकिन अफसोस कि आप एक जासूस हैं, चरवाहा नहीं। नदी के दोनों किनारों पर बहुत सारे पेड़ मौजूद हैं और आपकी रस्सी इतनी लंबी है कि वो एक तरफ से दूसरी तरफ तक आसानी से पहुंच सकती है। अब सवाल यह है कि आप दूसरी तरफ जाने के लिए इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे। हालांकि ये पहली बार में असंभव लगता है, लेकिन आपका समाधान कमाल का है। आप रस्सी का एक सिरा इस पेड़ के चारों ओर बांधो और रस्सी का दूसरा सिरा इस पेड़ के चारों ओर जो नदी के मोड़ पर है। एक बार रस्सी के दोनों सिरे दोनों पेड़ों के चारों ओर कसकर बंध जाएं, तो आप रस्सी के साथ साथ नदी के दूसरी ओर तैर कर जा सकते हैं। समझे? जब आप दूसरी तरफ पहुंचते हैं तो आप जंगल से होकर खुद को उस बस स्टॉप पर पाते हैं जहां पर आप पहले उतरे थे। पास में एक छोटी बूढ़ी औरत छाता लिए इंतजार कर रही है। आप उससे पूछते हैं कि क्या उसने कुछ भी अजीब देखा, और वो कहती है कि वो आपकी मदद करने से पहले एक एहसान चाहती है। ये बूढ़ी महिला एडिथ कहती है कि वो अपने दोस्त को ढूंढने की कोशिश कर रही है। उससे कहा गया था कि वो उससे उसी स्थान पर मिलेगा जहां आसपास के जल मीनार के टॉप पर झंडा नहीं देख पाएंगे। पर अजीब बात यह है कि ऐसा लगता है मीलों तक जल मीनार ही सबसे ज्यादा दिखाई देने वाली चीज है। इस इलाके की इस तस्वीर पर नजर डालें और मुझे बताएं एडिथ का दोस्त यहाँ कहाँ हो सकता है। एडिथ सही है, वाकई जल मीनार मीलों तक दिखाई देता है, चाहे आप कहीं भी हों। लेकिन क्या आप जानते हैं क्या नहीं दिखाई देता? उसके ऊपर का झंडा। अगर एडिथ का दोस्त जल मीनार के बिल्कुल नीचे इंतजार कर रहा है तो वो सीधे ऊपर देखने पर कभी भी झंडा नहीं देख पाएंगे। खुश होकर एडिथ आपको बताती है उसने क्या देखा। बस स्टॉप पर पहुंचने के तुरंत बाद उसने उत्तर की ओर जाने वाले कुछ अजीब निशान देखे, पर अफसोस की बात की बारिश ने उनको धो डाला। इस डर से साबित फीके पड़ गए हैं। आप अपराध स्थल पर वापस लौटने का फैसला करते हैं और हवेली में पहुंचकर आपको तुरंत पता चल जाता है कि शैवल के अलावा घटना के समय घर में सिर्फ 4 लोग ही मौजूद थे। नौकरानी मैगी, शैवल की पत्नी बेलिंडा, उसका भतीजा मार्क और उसका भाई डंस्टन। आप एक एक करके चीख सुनने के समय हर एक सदस्य की उपस्थिति की जांच करने का निर्णय लेते हैं। बेलिंडा का कहना है कि वो सोना में आराम कर रही थी। मैगी का कहना है कि वो रसोई में खाना बना रही थी। डंस्टन का कहना है कि वो बालकनी पर घूर रहा था। मार्क का कहना है कि वो अतिथि कक्ष में झपकी ले रहा था। अब उनमें से एक के उत्तर का कोई भी मतलब नहीं है, लेकिन कैसे? खैर, उन सभी के उत्तर प्रशंसनीय लगते हैं सिवाय डंस्टन के। घटना के समय बारिश भी हो रही थी और बादल भी छाए हुए थे, तो वो बालकनी पर कैसे घूर रहा था? डंस्टन से बात करते हुए उसने बताया कि वो असल में लिविंग रूम में एक फोन कॉल का जवाब दे रहे थे। ये कॉल कम समय की और रहस्यमय थी, जिसमें कहा गया मैं अब गुप्त मीटिंग स्थल पर जा रहा हूँ, जल्दी मिलते हैं। जिसके बाद उसने चीख सुनी। उसने कहा कि उसे नहीं पता ये कॉल किस बारे में थी, लेकिन दूसरे सदस्य को पता होगा। ऐसा लगता है कि आपको कुछ पूछताछ बेलिंडा, मार्क या मैगी में से किसी एक से जरूर करनी होगी, क्योंकि वो इसमें शामिल होने से डरता है। इसलिए डंस्टन आपको सीधे नहीं बताएगा कि किससे बात करनी है। इसके बजाय वो आपको एक रहस्यमय पहेली के रूप में बताएगा। अब इन लोगों में और पहेली के खेल में क्या बात छिपी हुई है? डंस्टन आपको भोजन कक्ष में ले जाता है और आपको बताता है कि वहां एक वस्तु है जो बताएगी कि आपको किससे बात करनी है, लेकिन वो है क्या? ए, दादाजी की घड़ी, बी, मेज के नीचे कुत्ता, सी, दीवार पर बना चित्र, डी, मेज पर रखा खाना। आप घड़ी की ओर देखते हैं और ये ठीक समय दिखा रही है। इसके केस में या इसके चेहरे पर कोई संदेश छिपा नहीं है। मेज पर रखा खाना अछूता है, लेकिन इसके लेआउट में ऐसा कुछ भी नहीं है जो संदेशशील हो। कुत्ता बहुत ही मनमोहक है, लेकिन उसके कॉलर पर कुछ भी नहीं है। हालांकि दीवार पर लगी तस्वीरें आपको कुछ अजीब लगती हैं, खासकर इस पर एक अजीब कलाकृति है जिस पर सवाल ए चिन्ह है। 1 मिनट, सवाल ए चिन्ह? मार्क से सवाल करो, यही वो संदेश है? एनोइंग है, लेकिन स्मार्ट भी।
आप मार्क से सवाल करते हैं और वो सूफले की तरह ढह जाता है। वो आपको बताता है गुप्त मीटिंग स्थल पुराना गेस्ट हाउस होना चाहिए जो नॉर्थ में है, लेकिन वो कंफ्यूज है। सिर्फ वो और शैवाल जानते थे कि ये अभी भी है। जिज्ञासा के साथ समय बर्बाद न करते हुए आप घोड़े पर चढ़ते हैं और जितनी तेजी से हो सके सवारी करते हुए गेस्ट हाउस तक चले जाते हैं। देखना, इस सेटअप में मेरा घोड़े रखने का एक बड़ा कारण था। आप इस डरावने पुराने गेस्ट हाउस में पहुंचते हैं और भाई मार्क मजाक नहीं कर रहा था। ये जगह जेल को एक प्री स्कूल जैसा बनाती है। आप सिर्फ ये महसूस करने के लिए गेस्ट हाउस के अंदर जाते हैं जिसने भी इस बैठक की व्यवस्था की है उसने कुछ सुरक्षा भी लगाई होगी। अब घर में प्रवेश करने के 3 रास्ते हैं। ए, सामने का दरवाजा, लेकिन वहां पहुंचने के लिए आपको बगीचे से गुजरना होगा जो आक्रामक और जहरीले सांपों से भरा हुआ है। बी, पीछे का दरवाजा, हालांकि वहां का रास्ता नास्टिया क्रोकियस से घिरा हुआ है जो दुनिया का सबसे जहरीला मेंढक है। सी, रसोई की बंद खिड़की से रसोई के अंदर 3 हमलावर कुत्ते हैं जो खतरनाक दिखते हैं, लेकिन अभी के लिए वो सो रहे हैं। अब आप गेस्ट हाउस में किस रास्ते से प्रवेश करेंगे? ठीक है, आइए इस पर विचार करते हैं। आक्रामक जहरीले सांप। आप दोपहर के भोजन के लिए तैयार हैं? ऐसा कोई तरीका नहीं है कि आपके कपड़े काटने को रोक सकते हैं, तो रसोई की खिड़की पर बंद होने के कारण इसे खोलने के लिए तोड़ना होगा। पर ऐसा करने से आप गार्ड कुत्तों को जगा देंगे और खुद पर हमला करने का न्योता देंगे। हालांकि नास्टियस क्रोकियस भी घातक है, ये जहरीली है। सामने के दरवाजे पर मौजूद सांप जैसे जहरीले जानवर अपने शिकार में अपना जहर डाल देते हैं, लेकिन जहरीले जानवरों का विष आप पर तभी असर करता है जब उनको निगला जाए। सांस के जरिए अंदर लिया जाता है या स्किन के जरिए अब्सॉर्ब किया जाता है। आप मेंढकों से बचते हुए सीधे रास्ते पर चलते हैं और पिछले दरवाजे तक पहुंच जाते हैं। आप धीरे धीरे गेस्ट हाउस के हॉलवे से गुजरते हैं। आपके चलने से फर्श बोर्ड से आवाज आती है और तभी परिचित आवाज सुनकर आप एक बंद दरवाजे के बाहर रुक जाते हैं। आपका दिमाग संभावनाओं के साथ तैर रहा है, इसलिए अंदर जाने से पहले आप तय कर लें कि ये निर्धारित करने का समय आ चुका है कि आपके अनुसार अंकल शैवल की मौत के लिए जिम्मेदार कौन है। अपनी जांच के दौरान मिलने वाले सभी सुरागों पर विचार करें और एक बार जब आप आश्वस्त हो जाएं कि आपके पास उत्तर है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। जिसको भी इसका उत्तर मिल गया वो एस जासूस है। आपके पास 10 सेकंड है, तैयार हो जाओ। सुरागों के अनुसार आपके पास मौजूद सभी सबूत खुद अंकल शैवाल की तरफ इशारा कर रहे हैं। उसने अवश्य ही अपनी मृत्यु की झूठी कहानी रची होगी। सिर्फ शैवाल को ही दूसरे गुप्त कमरे का पता था। जब वो वहां पर था तो उसने अपना संदेश रिकॉर्ड किया, टेप को वापस निकालकर खिड़की तोड़ दी और रस्सी से नीचे उतर गया। जिसके बाद उसने नीचे उतरकर रस्सी के पुल को नष्ट कर दिया और गेस्ट हाउस की ओर चला गया, जिसके बारे में सिर्फ वो और मार्क जानते हैं। और एडिथ ने रास्ते में जो निशान देखे थे वो उसके पैरों के निशान थे। वहां पहुंचकर शैवाल ने अलग अलग वेनोमस और जहरीले जीवों को सुरक्षा के लिए रख दिया जिनके बारे में वो जानता था, जिसके लिए उसकी लाइब्रेरी में टॉक्सिकोलॉजी पुस्तक का धन्यवाद। रिच अंकल शैवल को देखने के लिए दरवाजा खोलते हैं जो क्लारा के सामने एक मेज पर बैठे होते हैं। ये वो महिला है जिसने उनके चमचमाते गहरे चुराए थे। शैवल आपकी ओर मुड़कर चौंक जाता है। गुड इवनिंग डिटेक्टिव, आपका हमारे साथ जुड़ना बहुत अच्छा रहा। हम एक हल्के भोजन का आनंद ले रहे थे। शैवाल मुस्कुराता है और एक सेब को आधा काट देता है और दूसरा वो क्लारा को देता है। आप उसे ये सोचकर रुकने के लिए कहते हैं कि शायद शैवाल उसे जहर देने वाला हो ताकि वे उससे चमचमाते गहनों को चुराने का बदला ले सकें, लेकिन शैवाल हंसता है और बेझिझक अपना आधा सेब खा लेता है। आपको कुछ महसूस होता है कि ये भोजन सुरक्षित नहीं है, लेकिन शैवाल ने अपना आधा सेब बिना किसी नुकसान के खा लिया। जहर कहाँ हो सकता है? ए, एप्पल में, बी, शराब में है, सी, चाकू पर है, डी, थाली पर है। हालांकि शुरुआत में वाइन पर संदेह हो सकता है, लेकिन कॉर्क को सील करने वाला मोम टूटा हुआ नहीं है, मतलब इसे खोला नहीं गया। और अगर ये पहले से ही सेब में होता तो शैवल इसे खाने के लिए इतना इच्छुक क्यों होता? यही बात थाली के लिए भी लागू होती है। वो उस थाली से कुछ खाने का जोखिम क्यों उठाएगा जिस पर जहर लगा हुआ है? यहाँ से कुछ भी समझ नहीं आता है। तो फिर इसका उत्तर है चाकू। शैवाल ने चाकू के एक तरफ जहर लगा दिया है ताकि जब वो सेब को काटे तो सिर्फ क्लारा का आधा हिस्सा ही दागदार हो। दुर्भाग्य से जब आप ये सोच रहे थे तो क्लारा ने जहरीले सेब का एक बड़ा टुकड़ा खा लिया। इस महिला ने चमचमाते गहनों की डकैती को कैसे अंजाम दिया? शैवाल हंसते हुए बताता कि जहर कुछ ही मिनटों में असर करेगा। जाहिर तौर पर इस पर परेशानी का आनंद लेते हुए शैवाल आपके सामने मेज पर 3 ग्लास रखता है
वो आपको बताता है कि एक ग्लास में एंटीडोट है जबकि बाकी 2 में ज्यादा जहर है। सवाल यह है कि आप क्लारा को कौन सा ग्लास देते हैं, कप ए, कप बी या कप सी। ठीक है, खैर सिर्फ ग्लास को देखकर ये बताना असंभव है कि किसमें क्या है। तो आइए इस तरह से सोचते हैं, जासूस स्टाइल में अगर 2 ग्लास में वही जहर है जो क्लारा ने पहले पी लिया है और दूसरे में एंटीडोट है, तो सिर्फ एक समाधान समझ आता है कि आप जल्दी से तीनों ग्लास का पानी क्लारा को पिला दो। क्योंकि क्लारा को पहले से जहर दे दिया गया है, इसलिए मायने ये रखता है कि उसे एंटीडोट मिल जाए, और ऐसा करने का ये सबसे तेज तरीका है। आपकी सरलता से चकित होकर शैवाल अपनी हार स्वीकार कर लेता है। आप जल्दी से शैवाल को उसके इस षड्यंत्र के लिए अधिकारियों के हवाले कर देते हैं और क्लारा को भी चमकदार गहनों की चोरी के लिए। और जैसे ही पुराने गेस्ट हाउस पर सूरज उगता है तो आप मामले को अच्छी तरह से सुलझाने के लिए खुद को बधाई देते हैं। तो भाई वो एक पागलपन भरा मामला था और ये थी कुछ मुश्किल पहेलियां। आपको कितनी समझ आई मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। और हाँ, क्या आप हमारे जासूस को दूसरे एडवेंचर में देखना चाहेंगे? बताइएगा जरूर कमेंट सेक्शन में आकर। देखने के लिए शुक्रिया।